नमस्कार भैया बहनों। आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान के अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में हमने ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, संयोजन, वियोजन अभिक्रियाएं पढ़ ली है। अब हम विस्थापन अभिक्रिया पढ़ते हैं। इसे पढ़ने से पहले हम एक क्रियाकलाप देखते हैं। इस क्रियाकलाप में हमें परख नली स्टैंड, कॉपर सल्फेट, लोहे की कील, धागे की आवश्यकता लगेगी। इसमें हमने परख नली के अंदर कॉपर सल्फेट का विलयन लिया। इस कॉपर सल्फेट के विलयन में हमने कील को धागे से बांधकर लटका दिया। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि परिणाम क्या होता है। हम देखते हैं कि लोहे की कील के ऊपर कलर में चेंज आ जाता है। जैसे कि पहले लोहे की कील अलग थी और उसके बाद उसके ऊपर भूरे रंग की परत जम जाती। साथ ही कॉपर सल्फेट का जो विलयन था वह पहले की तुलना में कलर में बदल जाता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि लोहे में आयरन और कॉपर सल्फेट में कॉपर और सल्फेट है। मतलब कि कॉपर सल्फेट से कॉपर अलग हो गया और साथ ही और लोहे में उपस्थित आयरन ने सल्फेट से क्रिया की और आयरन सल्फेट बना लिया। इसे हम एक समीकरण के माध्यम से समझते हैं। विस्थापन अभिक्रिया किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसे हम इस प्रकार से समझते हैं, जैसे कि हमने क्रियाकलाप में भी देखा है कि हमने लोहे की कील मतलब कि आयरन लिया और कॉपर सल्फेट का विलयन लिया। इन दोनों को एक परख नली में रखा। इसमें क्या हुआ कि आयरन ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को अलग किया और सल्फेट से क्रिया कर ली। मतलब कि आयरन सल्फेट बन गया और साथ ही कॉपर सल्फेट से कॉपर अलग हो गया। इस प्रकार से यह क्रिया हुई। इस अभिक्रिया में ये दोनों अभिकारक है। इन दोनों अभिकारक में उपस्थित परमाणु अथवा समूह, जैसे इसमें कॉपर का परमाणु और ये आयरन का परमाणु अथवा समूह, इसमें दोनों का आपस में इंटरचेंज हुआ है। जैसे कॉपर की जगह आयरन आ गया है और कॉपर अलग हो गया, इसलिए हम इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया का अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे कि जिंक को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में घोलते हैं तो कॉपर के स्थान पर जिंक आ जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। जैसे कि जिंक सल्फेट और कॉपर बन गया। यह जो अभिक्रिया है सेम ऐसी के ऐसी ही है। इसी प्रकार कॉपर क्लोराइड को लेड पीबी को लेड बोलते हैं, लेड से क्रिया कराते हैं तो लेड क्लोराइड मतलब PbCl2 बनता है और कॉपर अलग हो जाता है। यह भी एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगली अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ते हैं, जो कि विस्थापन के समान ही है, लेकिन इसमें अभिकारकों के बीच आयनों और परमाणु का आदान प्रदान दोनों तरफ हो जाता है। जैसे कि सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड से मिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। जैसे ये दोनों परख नली है, इन दोनों परख नली में हमने एक में सोडियम सल्फेट लिया, एक में बेरियम क्लोराइड लिया और दोनों को आपस में मिला दिया। तब हम देखते हैं कि सोडियम सल्फेट, जैसे कि इसका सूत्र है Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड इसका सूत्र है BaCl2। तो सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड में मिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट मतलब बेरियम जो है सोडियम के स्थान पर आ जाएगा और बेरियम के स्थान पे सोडियम आ जाएगा। तो इस प्रकार से बेरियम सल्फेट बन जाएगा और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। इस प्रकार से यह द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। इस अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट का हमें अवक्षेप प्राप्त होता है। यह अवक्षेप जो है अविलय होता है, उसमें घुला हुआ नहीं होता है। ये जो अवक्षेप है, इस अवक्षेप की उपस्थिति के कारण हम इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। मतलब कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कि अवक्षेप प्राप्त होते हैं उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अगली अभिक्रिया है उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की तो वृद्धि होती है लेकिन हाइड्रोजन की कमी होती है, उसे हम ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि होना। जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसमें मैग्नीशियम में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, इसलिए हम इसे उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार जब कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, इसमें भी ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है।
इसलिए हम इसे ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अगली अभिक्रिया है अपचयन अभिक्रिया। यह उपचयन का उल्टा है। जैसे कि इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की तो कमी होती है लेकिन हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। ऑक्सीजन की कमी होना मतलब कि अपचयन अभिक्रिया। जैसे कि कॉपर ऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, जब हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो इससे ऑक्सीजन कम हो जाएगा। ऑक्सीजन H2 से क्रिया कर लेगा और जल बन जाएगा, H2O बन जाएगा, कॉपर विमुक्त हो जाएगा। इसलिए इसे हम अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। अगली अभिक्रिया है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया जैसा कि हमने पहले पढ़ा है अपचयन और उपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन और उपचयन दोनों ही अभिक्रिया जब साथ साथ होती है, एक साथ होती है, तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं, तब कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन अलग होता है और इसका अपचयन हो जाता है, मतलब कॉपर बन जाता है, और हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ जाता है, मतलब हाइड्रोजन का उपचयन हो जाता है और जल बन जाता है। इसलिए इसमें अपचयन और उपचयन दोनों ही अभिक्रिया साथ साथ हो रही है, इसलिए हम इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। अब हम पढ़ते हैं संक्षारण के बारे में। संक्षारण क्या होता है? जैसे कि लोहे पर जंग लग गया, किसी धातु का क्षरण होना, धीरे धीरे खराब होना, संक्षारण कहलाता है। जब किसी धातु को बाहरी वातावरण में, मतलब कि पानी या नमी या अम्ल की उपस्थिति में जब रखा जाता है, तो धीरे धीरे उसके ऊपर हल्के भूरे रंग की परत जमने लग जाती है और वह धातु धीरे धीरे क्या होने लगती है, क्षरण मतलब खराब होने लगती है। तो इस स्थिति को हम संक्षारण कहते हैं। संक्षारण कैसे होता है कि धातु के ऊपर अम्ल का आना या आर्द्रता या नमी का आना या उसके संपर्क में लगातार बने रहना, तो धातु धीरे धीरे खराब होने लग जाती है और उसमें अवांछित परिवर्तन हो जाते हैं, और अवांछित पदार्थ जैसे कि उस पर ऑक्साइड बनते हैं और धीरे धीरे वह खत्म होने लगती है, खराब होने लगती है। तो इस स्थिति को हम संक्षारण कहते हैं। इसके ऊपर भूरे रंग की परत बन जाती है। जैसे कि हम इस उदाहरण पढ़ते हैं, जैसे कि लोहे को वातावरण में खुला छोड़ दिया जाता है तो उस पर जंग लग जाता है, यह संक्षारण का उदाहरण है। चांदी के ऊपर काली परत का बनना, यह भी एक संक्षारण का उदाहरण है। तांबे पर हरी परत का बनना संक्षारण का उदाहरण है। तो इस प्रकार से संक्षारण के बारे में हम जानते हैं। संक्षारण से बचाव के उपाय, संक्षारण से बचाव के उपाय जैसे कि हम धातु के ऊपर पेंट या वार्निश कर दें तो संक्षारण को से रोका जा सकता है। ऑयल या ग्रीस करके, विद्युत लेपन द्वारा, विद्युत लेपन मतलब कि एक धातु के ऊपर दूसरी धातु का लेप चढ़ा दिया जाता है तो उसे विद्युत लेपन कहते हैं, इससे भी संक्षारण को रोका जा सकता है। मिश्र धातु बनाकर, जैसे कि पीतल, स्टील, इस प्रकार से भी धातु को मिश्र धातु बनाकर संक्षारण को रोका जा सकता है। विकृत गंधिता, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, विकृत मतलब कि खराब होना और उसमें स्मेल आना, गंधिता। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ जब हवा के संपर्क में लंबे समय तक रहता है तो हवा में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग कर उपचयित हो जाता है, जिससे उसका स्वाद और गंध परिवर्तित हो जाते हैं और वह खराब हो जाता है, खाने योग्य नहीं रह पाता है। इस स्थिति को हम विकृत गंधिता कहते हैं। जब हम तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थ जैसे कि चिप्स आदि इनको हवा में खुला छोड़ देते हैं तो कुछ समय पश्चात ये ऑक्सीजन से क्रिया कर लेते हैं और इनका उपचयन मतलब ऑक्सीकरण हो जाता है, और साथ ही ये जो है स्मेल मारने लगते हैं, मतलब इनमें गंध आने लगती है और स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। इस स्थिति को हम विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता को रोकने के लिए तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन जैसे कम अभिक्रियाशील गैसों से प्रभावित किया जाता है। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि इन विकृत गंधिता को रोकने के लिए इन पदार्थों में एंटीऑक्सीकारक मतलब कि प्रतिऑक्सीकारक या एंटीऑक्सीडेंट को मिलाया जाता है, जो कि उसे ऑक्सीजन से क्रिया करने से रोकते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन से अगर हम आलू की चिप्स की थैलियों में जब नाइट्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो वह नाइट्रोजन के संपर्क में रहती है, ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ पाती है। तो इस स्थिति में इनका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है और ये खराब नहीं होते हैं। धन्यवाद भैया बहनों। और अधिक साइंस के वीडियो लेक्चर देखने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।